तो बच्चे आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और उसी के साथ हमारा पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चे प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ये पूरी चीज़ बराबर दिस। तो बच्चे सबसे पहले मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ इस क्वेश्चन को ही चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने का सेंस, मैं इस स्टेप को, इतने इतने स्टेप को उस तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो उस तरफ लेकर जाऊँगा तो ये जो गामा सी है वो उस ऊपर चला जाएगा और ये दोनों स्टेप जो है वो अपॉन में चले जाएंगे। और फिर मैं वो वाली RHS बुला लूँगा और इस पूरी RHS को सोल्व करूँगा और ये इतनी इतनी LHS के बराबर लेकर आऊँगा। तो इस आर्टिकल में मैं पहले क्वेश्चन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो बच्चे ये लिखा हुआ है मैंने सर हल्का सा चेंज इन क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन में ही क्या कर दिया, चेंज। अच्छा, C - D ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो ये है गामा फंक्शन वो नेगेटिव नहीं है। तो ये कंडीशंस का कोई मतलब नहीं है वैसे हमारे पास, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 इसलिए दे रखी हैं कि गामा फंक्शन अंदर नेगेटिव ना हो। डी भी 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन इसलिए दे रखी होती हैं हमें। तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन में चेंज कर दिया और समझ गए हो गए आप। तो RHS अब मेरी क्या हो गई, गामा सी, गामा डी और गामा C - D अपॉन में, और ये पूरा इंटीग्रेशन एज इट इज़। ये RHS बुला ली। अब मुझे LHS में बस यानी इतना इतना लेकर आना है बस। तो देखते हैं कि कैसे लेकर आएंगे। तो ये RHS बुला लिया हमने। अब अच्छा, टी की पावर्स को एक साथ कर दिया। अब टी की पावर्स देखो कौन कौन सी की है, टी की पावर D-1 और टी की पावर n। तो टी की पावर n और टी की पावर D-1 जुड़कर टी की पावर D+n-1। बाकी पूरा स्टेप एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज। ये और ये टी की पावर जुड़ गई तो टी की पावर D+n-1, 1 माइनस टी की पावर C - D-1, समेशन एज इट इज, an एज इट इज, bn एज इट इज, dn एज इट इज, x की सिर्फ रह गया n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू dt। तो सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है, बस याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है। फिर बच्चे इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो उसने बाहर कर दी। तो देखो क्या क्या बाहर हो जाएगा, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी बाहर, an bn dn बाहर, गामा सी गामा डी गामा C - D बाहर, x की n अपॉन n फैक्टोरियल बाहर, अंदर बचेगा 0 से 1, t की पावर D+n-1, 1 माइनस टी की पावर C - D-1 इंटू dt। तो जिन जिन में t आ रहा था उनको एक साथ और बाकी सब एज अ कांस्टेंट है, तो उनको इंटीग्रेशन से क्या कर दिया बच्चे, बाहर। अब बच्चे ध्यान से देखना, यूजिंग बिट्टा फंक्शन, मतलब मैं इतने इतने स्टेप में बिट्टा फंक्शन की डेफिनेशन लगा रहा हूँ। तो स्टेप देखो क्या बचेगा, समेशन एज इट इज, an एज इट इज, bn एज इट इज, dn एज इट इज, गामा c एज इट इज, गामा d एज इट इज, गामा C - D एज इट इज। और बच्चे इतने इतने स्टेप को x की n अपॉन n फैक्टोरियल भी एज इट इज, ये लिख मैंने पीछे दिया पर एक ही बात है, x की n अपॉन n फैक्टोरियल भी एज इट इज। और बच्चे इतने इतने स्टेप को, जितने को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ तुम्हारे लिए। बच्चे इतने इतने स्टेप को लिख सकते हो, बिट्टा m कोमा n। अब m तुम्हें थोड़ा सा पता है, -1 को छोड़कर D+n को बोलेंगे m, तो D+n को बोलेंगे m, फिर कोमा इधर वाले -1 को छोड़कर जो भी है वो n, तो C - D को क्या बोलेंगे, n। तो बच्चे इसको अपने लिख सकते हैं, मैं हल्का सा ऐसे हिंट तोड़ लिख देता हूँ, बिट्टा m कोमा n। तो ये प्रॉपर्टी अब हमें याद हो चुकी है, तो बारी बारी इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो -1 को छोड़ दो वो m हो जाएगा और इधर वाले -1 को छोड़ दो वो n हो जाएगा। तो ये लिख दिया बिट्टा m कोमा n। अब बिट्टा m कोमा m का फॉर्मूला बच्चे, इसका आगे फॉर्मूला होता है गामा m गामा n गामा m+n। तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आता है ये तो वजह समेशन, ये चीज़, ये पूरा स्टेप एज इट इज़, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी तो इसके ऊपर गामा अलग, इसके ऊपर गामा अलग, और अपॉन में इन दोनों के सम का गामा, तो इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम कर रखा है बच्चे, और इसके ऊपर गामा फंक्शन लगा दिया। x की n अपॉन n फैक्टोरियल चल ही जाए। अच्छा, C - D से C - D कैंसिल आउट, और इस D से ये D भी कैंसिल आउट, तो अंदर बचेगा C+n। तो कुल मिलाकर समेशन एज इट इज़, ये पूरा स्टेप एज इट इज़, गामा C एज इट इज़, ये कटकर बन गया गामा C+n, ये गामा D एज इट इज़, गामा D+n एज इट इज़, x की n अपॉन n फैक्टोरियल एज इट इज़। अब लास्ट स्टेप रह गया, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बच्चे इतना इतना स्टेप तो एज इट इज़। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे बच्चे, ए की एन को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, गामा A+n अपॉन गामा ए, ये ए लिखा हुआ है। तो सोचो सी के लिए लिखेंगे तो C+n गामा सी, तो C+n गामा सी, पर ये रिवर्स ऑर्डर में है तो इसका मतलब 1 अपॉन सी की एन लिखेंगे। तो समझ गए होगे बच्चे, 1 अपॉन ए की एन हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल।
तो बच्चे 1/c की n हो जाएगा गामा c अपॉन गामा c प्लस n। तो इतने इतने को तो लिख दिया मैंने 1/c की n। अच्छा, इसको अगर d लिख दें तो d प्लस n, और गामा d उसको लिखेंगे d की n। तो इसको मैंने लिख दिया d की n। ये स्टेप चल ही रहा है। अच्छा, d की n से d की n क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब बचा हुआ स्टेप पे फोकस करो, क्या बच गया, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी an bn अपॉन cn x की n अपॉन n फैक्टोरियल। बच्चे ये तो हमें अच्छे से याद होगी ये बात। ऊपर दो वेरिएबल है, नीचे एक, तो इसको लिखते हैं 2f1 a कोमा b सेमीकोलन c सेमीकोलन x बराबर LHS। तो बच्चे LHS में सिर्फ इतना ही स्टेप बचा था, क्योंकि ये स्टेप तो हमने उधर की तरफ कर दिया था शिफ्ट। तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन एक और डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं बच्चे, पेपर में आए हुए हैं, तो इसलिए इनको करवा दिया है मैंने। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। एस्टेब्लिश द रिजल्ट मतलब प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बच्चे अब इसमें भी देखो 1 है तो हिंट मिल गया, गोस थ्योरम बुलानी है। तो बाय गोस थ्योरम 2f1 a कोमा b सेमीकोलन c सेमीकोलन 1। फॉर्मूला हमने याद किया था, इसके ऊपर गामा, फिर c में से इन दोनों को माइनस कर दो तो गामा c माइनस a माइनस b, फिर c माइनस a का गामा और c माइनस b का गामा। बारी बारी इसलिए बोल रहा हूँ, याद हो जाए ये प्रॉपर्टीज़। तो बच्चे अब रिप्लेसमेंट कर दो इसके अकॉर्डिंग। तो मुझे a के बदले क्या पुट करना है, माइनस एन, b के बदले a प्लस एन, c तो c ही रखना है, 1 1 नहीं रखना है। तो कुल मिलाकर a और b में बस वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो रख दी, a के बदले रख दिया माइनस एन, तो हिंट के तौर पे लिख दो a के बदले रख दो माइनस एन और b के बदले रख दो a प्लस एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो रख दो बच्चे गामा सी एज इट इज, सी एज इट इज। ए के बदले रखना है हमें माइनस एन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बी के बदले रखना है ए प्लस एन, और आगे माइनस है तो निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस एन अपॉन सी एज इट इज। ए के बदले माइनस एन और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एन गामा सी माइनस। बी के बदले रखना है ए प्लस एन, माइनस है तो निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस ए माइनस एन। तो बच्चे एल एस एस तो बन गई जब ये रिप्लेसमेंट की। बस इसको सोल्व करके आर एच एस बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे। गामा सी एज इट इज़, एन से एन कट गया, गामा सी माइनस ए बचेगा अपॉन में गामा सी प्लस एन और सी माइनस ए माइनस एन। बस अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो एक नया फॉर्मूला और आ गया है बच्चे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर करके चले जाओ, क्योंकि अगर पेपर में आ जाते हैं तो फिर तकलीफ नहीं होगी बच्चे हमें। तो यहाँ तक तो पहुँच गए बच्चे बड़े आसानी से। अब ये फॉर्मूला तो हमें आता है, देखो गामा, इसका भी लिखा नहीं हुआ, हालांकि यहाँ पर लिख लो। ए की एन तो बहुत बार लगा चुके हैं, गामा ए प्लस एन अपॉन गामा ए। तो सोचो 1 अपॉन ए, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा और ये स्टेप नीचे चला जाएगा। अब सोचो सी के लिए लिखेंगे तो सी आएगा और सी प्लस एन, सी और सी प्लस एन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सी की एन। तो बच्चे इतने इतने को तो लिख दिया 1 अपॉन सी की पावर एन। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है। तो बच्चे जैसे ये ए एन के अंदर प्लस एन होता है, अगर हम ए यहाँ पर माइनस एन लिखें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो लिखा भी हुआ है ए के पैरों में माइनस एन, तो गामा ए माइनस एन अपॉन गामा ए। अब सोचो ए की जगह अगर हम सी माइनस ए रख दें तो सी माइनस ए माइनस एन अपॉन गामा सी माइनस ए। तो बच्चे अब ये ऊपर है ये नीचे है, उल्टा है, तो इसका मतलब 1 अपॉन ए की माइनस एन। तो बच्चे इसको लिखेंगे इतने इतने को, इतने इतने स्टेप को हम लिखेंगे 1 अपॉन सी माइनस ए की पावर माइनस एन। तो इस फॉर्मूले में आप चाहिए ए की जगह रख के देख लेना सी माइनस ए, तो बात समझ जाओगे। और 1 अपॉन कर देना, तो इसको भी 1 अपॉन कर देना, तो ये चीज़ का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन ए के पैरों में माइनस एन, सी माइनस ए के पैरों में माइनस एन। अब अच्छा 1 अपॉन सी के एन चल ही रहा है। अच्छा, इसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया, तो इसी का एक फॉर्मूला और है, क्योंकि हमें आंसर में -1 की कुछ चाहिए। तो बच्चे इसका एक फॉर्मूला और है, -1 की पावर एन और 1 माइनस दिस और पूरे ब्रैकेट की पावर एन। तो बच्चे सोचो इसके लिए फिर क्या लिखेंगे, -1 की पावर एन अपॉन, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस, और माइनस करेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस सी प्लस ए की पावर एन। देखो रेसिप्रोकल कर दो, अगर नहीं समझते हो तो पहले रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन ए की माइनस एन, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस ए की एन अपॉन -1 की एन। अब तुम इस ए के बदले रख देना बस सी माइनस ए। तो 1 अपॉन सी माइनस ए की माइनस एन, 1 अपॉन सी माइनस ए की माइनस एन, और रखो मेरे साथ
1 माइनस, इसकी जगह सी माइनस ए रखेंगे तो माइनस की वजह से निशान चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस सी प्लस ए की एन, और नीचे -1 की एन नहीं आएगा, तो आ गया बच्चे। अच्छा, -1 की एन कहीं भी लिख दो, इसका मतलब सिर्फ माइनस को देना है। अगर एन 2 हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा, एन 3 हुआ तो नेगेटिव, यानी एन ओड हुआ तो माइनस, इवन हुआ तो प्लस। तो -1 की एन मैंने जानबूझ के ऊपर लिख दिया, ऊपर -n करके नहीं लिखने की जरूरत, बस इसका मतलब है प्लस माइनस आएगा। और ये स्टेप एज इट इज़, और नीचे सी की एन एज इट इज़, यही हमारी RHS थी। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन संभालना आना चाहिए। तो बच्चे आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ये स्टेप इसके बराबर प्रूव करना है। तो मैंने इस इंटीग्रेशन को बुला लिया, जिसको आई नाम दे दिया। तो आई इज इक्वल टू 0 से π/2 डी थीटा अपॉन दिस। अब इसको सोल्व करके वहाँ तक लेकर जाना है, तो देखो कैसे लेकर जाएंगे। उसके लिए मैंने पहले इस साइन स्क्वायर थीटा को एक नया वेरिएबल मान लिया, लाइक डी। फिर बच्चे डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा, और थीटा का करेंगे तो डी थीटा, ऐसे टी का करेंगे तो डी टी। अब यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये दोनों स्टेप उधर चले जाएंगे, तो डी टी अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो डी टी अपॉन 2 एज इट इज़, साइन थीटा एज इट इज़, कोस थीटा को लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आकर कोस थीटा, तो कोस थीटा को लिख सकते हो अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो ऐसे लिख देना भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू निकालने हैं तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो कोस थीटा की जगह आ गया अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू निकालो रूट टी, तो साइन थीटा की जगह रूट टी अंडर द रूट 1 माइनस, इसको तो टी स्क्वायर मानना ही हुआ है, तो सॉरी टी मानना ही हुआ है, तो टी रख दिया। ये देख लो, साइन स्क्वायर थीटा को टी माना हुआ है। अच्छा, क्योंकि नया वेरिएबल मानना है तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो बच्चे ये लिमिट्स किसकी थी? थीटा की। पर आपने टी में बदल दिया तो अब टी की लिमिट्स चाहिए, तो थीटा को 0 रखो। बचे साइन स्क्वायर 0, बचे साइन 0 0 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 0 होएगा, तो थीटा बराबर 0 पे टी का मान भी 0 ही आएगा। और बचे थीटा का मान जब π/2 रखेंगे तो बचे साइन π/2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन π/2 का स्क्वायर। साइन 90 डिग्री 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो टी की लिमिट्स हो गई 0 से 1। तो बच्चे जब मैं इस इंटीग्रेशन को पूरा कन्वर्ट करूंगा तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1। तो करते हैं स्टार्ट। आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज हो गई 0 से 1, ये तो लिमिट है किसकी? टी की। और चेंजेस देखो, डी थीटा को क्या लिखोगे बच्चे? डी थीटा की वैल्यू आई है डी थीटा अपॉन दिस, तो डी टी अपॉन, अब ये स्टेप एक एक मिलाना बच्चे, डी टी अपॉन रूट टी रूट 1 माइनस टी, तो डी टी अपॉन रूट टी रूट 1 माइनस टी, साथ में ये जो 2 है वो बाहर लिख दिया। अच्छा, बच क्या गया? अंडर द रूट दिस, तो अंडर द रूट 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हमने माना हुआ है टी, तो पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया और टी की ही लिमिट्स लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप जो नोट्स में किया हुआ है वो एज इट इज़ वो लिखा हुआ है, जिससे आपको आगे की कैलकुलेशन समझने में दिक्कत ना आए। तो यही स्टेप बिल्कुल अगले पेज पे एज इट इज़ लिखा हुआ है, और पहुंचाना हमें यहाँ तक है, तो ये बात याद रखना। तो आई इज इक्वल टू 1/2 0 से 1 डी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस के स्क्वायर टी अंडर द रूट टी अंडर द रूट 1 माइनस टी, 1/2 एज इट इज़। अच्छा, अब थोड़े थोड़े स्टेप देखना बच्चे, 0 से 1 चल ही रहा है, ये वाला डी टी देखो चल ही रहा है। इस स्टेप को ऊपर लेकर जाएंगे तो रूट का मतलब है पावर 1/2, तो ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की 1/2। ये टी भी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -12, और ये वाला रूट भी ऊपर जाएगा तो 1 माइनस टी की पावर -12। तो सिंपली मैं सभी रूट्स को ऊपर ले गया तो पावर माइनस में हो गई। अब बच्चे इस स्टेप में थोड़ी थोड़ी चालाकी, ये स्टेप एज इट इज़, ये स्टेप एज इट इज़, इसमें क्या चालाकी की है बच्चे? टी तो एज इट इज़, -12 को मैंने जानबूझ के लिखा 1/2 -1। आप अगर 0.5 में माइनस का 1 करोगे तो माइनस का हाफ बचेगा, तो मैंने -12 को जानबूझकर 1/2 -1। उसका रीज़न ये है बच्चे, इसको हम बीटा गामा फंक्शन में बदलना चाहते हैं, तो उसमें ज़रूरी था कुछ -1 होना, तो हमें -1 चाहिए था, तो हमने इस -1/2 को जानबूझ के लिखा 1/2 -1। जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। अच्छा, इस स्टेप में मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो 1 माइनस टी एड 1, ये स्टेप एज इट इज़, और -1, तो 1 को जोड़ दिया और 1 को घटा दिया। ये स्टेप एज इट इज़ इंटू डी टी एज इट इज़, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर बच्चे मैंने लिखा, प्रॉपर्टी लिखी,
तो क्योंकि हम जानते हैं 2f1 a b c x, इसका फॉर्मूला होता है 1 बीटा b कोमा c माइनस बी, 0 से 1 t की पावर दिस माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर दिस माइनस 1, 1 माइनस एक्स टी की होल पावर माइनस ए इंटू डी टी। ये प्रॉपर्टी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। किसी भी हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन भी कौन से वाला, 2f1 वाला। अभी नेक्स्ट में हम करेंगे 1f1 वालों के लिए भी। तो बच्चे इसलिए ये बातें ध्यान रखना। अभी तक सारे 2f1 के क्वेश्चन थे, बस एक लास्ट के 2 पेज जो है वो आपके 1f1 में होंगे, तो वो मैं बताऊँगा आपको, ध्यान से देखना। तो बच्चे ये चीज़ ये होती है, ये हम जानते हैं। तो अब ये सारे में रिप्लेसमेंट्स कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, जिसे तुम्हें एज इट इज़ इसको लिखने में दिक्कत ना आए। तो ना मैंने ये प्रॉपर्टी बुलाई और इसमें मैं कुछ रिप्लेसमेंट्स कर रहा हूँ। बच्चे बी के बदले रख रहा हूँ 1/2, सी के बदले रख रहा हूँ 1, और ए के बदले रख रहा हूँ 1/2, और एक्स के बदले रख रहा हूँ के स्क्वेयर। अब ये भी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है उसके अंदर से देखकर पता लग जाएगा। तो बी को 1/2, ए को 1/2, सी को 1 और एक्स को के स्क्वेयर। तो बच्चे ये ही सारी रिप्लेसमेंट्स मैंने की हैं, तो कर दो ये सारी रिप्लेसमेंट उठाकर इसमें कर दो। तो बच्चे ध्यान से देखना क्या बन जाएगा। अब उसने ये नहीं बना के दिखाया, उसने सीधा इसको ये लिख दिया, पर अपने इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेना, आप ये सारी वैल्यू रख देना। तो बी की जगह 1/2, सी के बदले 1, ए के बदले 1/2 और एक्स के बदले के स्क्वेयर। तो बच्चे इसका मान निकल कर आएगा 1/बीटा 1/2 सी माइनस बी, सी की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस 1/2, ये बात ध्यान रखना। फिर बच्चे 0 से 1 इंटीग्रेशन टी की पावर, इसकी जगह रख दो 1/2, तो 1/2 माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर, सी के बदले 1, बी के बदले 1/2 माइनस 1, फिर 1 माइनस एक्स के बदले के स्क्वेयर इंटू टी, और ए के बदले रखोगे बच्चे 1/2, तो माइनस की 1/2। अब ये जो मैंने बोला था देखना एज इट इज़ तुम्हें नहीं दिख रहा, सिर्फ ये नहीं दिख रहा। वैसे ये स्टेप उधर भेज दो, कहने का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब बी सी ए के एक्स की वैल्यू इसमें रख दो, और ये वाले स्टेप में रखने के बाद इसको उधर की तरफ सेंड कर दो। तो देखो क्या बन जाएगा टर्म, एक एक्स्ट्रा टर्म लिख लेते हैं हम। तो मैं इसको वाइट पेज पे लिख रहा हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। तो मिलाना बच्चे मेरे साथ, 2f1 ए के बदले रख रहे हैं 1/2, बी के बदले रख रहे हैं 1/2, सी के बदले 1, एक्स के बदले के स्क्वेयर। ये स्टेप उधर लेकर जाएंगे तो इंटू बिट्टा बी के बदले 1/2, सी के बदले 1 और बी के बदले 1/2, बराबर में क्या बचेगा 0 से 1, टी के बदले बी के बदले 1/2 माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर, सी के बदले 1, बी के बदले 1/2 माइनस 1, एक्स के बदले के स्क्वेयर, तो 1 माइनस के स्क्वेयर इंटू टी, और ए के बदले 1/2 विद नेगेटिव साइन है बाहर, माइनस है तो माइनस इंटू डी टी। अब मैच करना, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप तुम्हारा सेम नहीं बना हुआ, क्या मैच करो। 1/2 को एक बार भूल जाओ, 0 से 1 टी की हाफ माइनस 1, देखो 1 माइनस टी की 1 माइनस हाफ माइनस 1, 1 माइनस टी की 1 माइनस हाफ माइनस 1, 1 माइनस के स्क्वेयर टी की माइनस हाफ, 1 माइनस के स्क्वेयर टी की माइनस हाफ इंटू डी टी। तो बच्चे इतने स्टेप को आप लिख सकते हो, ये वाला स्टेप, और आगे 1/2 चल रहा है, चलने दो। तो यही लिखा हुआ है देखो, 1/2 बिट्टा 1/2, 1 माइनस 1/2 2f1, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतने स्टेप को आप ये लिख सकते हो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 एज इट इज़। अच्छा 1 माइनस 1/2 कितना ही होता है 1/2, और ये स्टेप एज इट इज़। अब इसमें तो कोई कैलकुलेशन करेंगे नहीं, सिर्फ इनको थोड़ा सा कर देंगे। तो बच्चे बिट्टा m कोमा n की प्रॉपर्टी बहुत बार लगा चुके हैं, गामा m गामा n अपॉन इन दोनों का सम करके उसके ऊपर गामा, तो गामा m प्लस n, ये स्टेप एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़। अच्छा गामा 1/2 की वैल्यू पहले पेज पे बताई थी, √π होता है, साइड में लिख भी दिया, और गामा 1 होता है बच्चे 1। तो बच्चे ये √π, ये √π, और ये नीचे 1 बन गया, और गामा 1 का मान होता है 1, ये स्टेप एज इट इज़। तो बच्चे √π पाई हो गया, 2 ये चल ही रहा है, और ये स्टेप, तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो बच्चे ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब बच्चे नेक्स्ट पेज पे जो ये चीज़ की हुई है वो आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये छोड़ दो, इसको आप स्किप कर दो, ये भी स्किप कर दो। बस इसमें एक रिलेशन को थोड़ा सा याद रख लेते हैं, हालांकि उसका यूज़ कुछ भी नहीं है, बस वैसे पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। और 1f1 की जो एंट्री हो रही है वो थोड़ी सी देख लेंगे। तो बच्चे ध्यान से सुनना आप लोग,
1f1, अब देखो 1f1 है तो यानी ऊपर न्यूमिनेटर में भी एक वेरिएबल और डिनोमिनेटर में भी एक वेरिएबल, और तुम्हें पता है जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं तो सेमी क्लोन लगाते हैं, तो बचे 1f1 बी, यानी ऊपर एक ही वेरिएबल है क्योंकि सेमी क्लोन आ गया, इसका मतलब हम नीचे चले गए, डिनोमिनेटर में चले गए, डिनोमिनेटर में भी एक ही वेरिएबल तो सी, और सेमी क्लोन लगाकर एक्स, नाम चाहिए ए बी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात को समझो। 1f1 का मतलब है इधर ऊपर न्यूमिनेटर में भी एक वेरिएबल, फिर सेमी क्लोन लगाने का मतलब हम डिनोमिनेटर में चले गए, डिनोमिनेटर में भी एक ही वेरिएबल, और सेमी क्लोन एक्स के लिए काम कर रहे हैं तो एक्स लिख देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला 2f1 की तरह क्या लिखेंगे, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ऊपर a की है तो b की n, नीचे c है तो c की n, और x की n अपॉन n फैक्टोरियल। अब अगर इधर मान लो नाम a और b हैं तो इधर a की n और नीचे b की n। तो बच्चे इस तरीके से याद रखना है, ये भी हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है, बस इधर 1f1 की फॉर्म में है, उधर 2f1, अभी तक जितना चैप्टर कर रहे थे वो 2f1 की फॉर्म में था, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो बच्चे बस इस लाइन का मतलब ये मैंने फॉर्मूला आपको याद करवाना था। अब आप बस लास्ट के 2 आर्टिकल और देखो, तो हमें पेज नंबर 27 तक ही करना है, 25 पे हम आ चुके हैं, तो आज की वीडियो में ही कंप्लीट कर दूंगा इसको, तो ये हमारा डन हो जाएगा। अब पेपर में ध्यान से पढ़ लेना भाई, मैंने जब आपको nth डेरिवेटिव 2f1 का करवाया था तब भी बोला था मैंने कि बच्चे देख लेना कि आपको 2f1 का लिखा हुआ है या 1f1 का लिखा हुआ है, तो अगर 1f1 का लिखा हुआ है तो फिर ये आर्टिकल करोगे। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे हमने उसमें की थी, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये थोड़ा ईजी लगता है वही चीज़, वही स्टेप बनेंगे, वही सब कुछ करना होगा। तो बच्चे 1f1 का पहले तो फॉर्मूला बुला लेते हैं। अब ऊपर तो ए बी एक्स लिखा हुआ है तो आप कन्फ्यूज़ मत हो, आप इधर ही सी लिख लो क्योंकि पूरे आर्टिकल में फिर यही नाम से चल रहा है, वेरिएबल के नाम कुछ भी रख दो, डजेंट मैटर। तो बच्चे 1f1 का मतलब एक वेरिएबल ऊपर, फिर सेमी क्लोन, फिर डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल और x, इसका हमें निकालना है nth डेरिवेटिव। तो पहले एक बार तो करें, तो बच्चे एक बार करते हैं। तो पहले तो 1f1 acx का फॉर्मूला लिखा, क्या होता है, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी ए एन, ऊपर एक ही वेरिएबल है ए एन आएगा, फिर सेमी क्लोन है इसका मतलब नीचे चले जाओ, डिनोमिनेटर में सिर्फ c आएगा यानी c की n, और फिर x की n अपॉन n फैक्टोरियल। ये होता है 1f1 का फॉर्मूला जो अभी पढ़कर भी आए हैं। इसका पहले एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो इस पूरे के बाहर लग गया d/dx, और यहाँ पर भी एक बार डेरिवेटिव करते हैं, पर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये समेशन और फैक्टोरियल एन कॉन्स्टेंट है, पड़ा रहेगा। तो देखो समेशन एज इट इज़, ए एन एज इट इज़, सी एन एज इट इज़, फैक्टोरियल एन एज इट इज़, और x की n का कर दिया एक बार, एन एक्स की n-1। अब हमेशा की तरह फैक्टोरियल n को देखो क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल n-1, और जैसे ही n बाहर निकाल कर इसको फैक्टोरियल n-1 लिखोगे तो n से n तो कैंसिल आउट, पर अंदर फैक्टोरियल n-1 बचेगा, तो आपको समेशन को 1 से शुरू करना है। तो ये दोनों काम एक साथ कर दिए, n को काटता हुआ दिखाया नहीं, बस डायरेक्ट कट कर दिया, तो बच्चे इसको लिख दिया n फैक्टोरियल n-1, n से n कैंसिल आउट, तो ये बन गया फैक्टोरियल n-1। बाकी स्टेप एज इट इज़, ये तो खत्म हो जाएगा ना जब इसमें इसको लिख देंगे ये वाली चीज़। और बच्चे फैक्टोर समेशन कहाँ से शुरू करोगे, 1 से, तो जैसा उसमें किया था वैसा ही सेम काम इसमें कर रहे हैं। अच्छा, उसमें फिर हम n की जगह n+1 रिप्लेस करते थे, वही किया मैंने। तो अगर आप इस स्टेप से कंफ्यूज होते हो तो आप डायरेक्ट n की जगह n+1 रख दो, और फिर ये समेशन 0 से शुरू हो जाएगा। नहीं तो उसने थोड़ा तरीके से लिख के दिखा दिया, उसने क्या बोला, बच्चे 1 को एक कसम से उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो n-1 को तुम या इसको बोल दो, इस n-1 को s नाम दे दो। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालने तो कितनी आएगी, s+1, उधर हम n की जगह n+1 रखते थे, बस आज n की जगह s+1 रख देंगे, डजेंट मैटर, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्लस अब थोड़ा ये बातें समझने में ईजी हो जाता है कि क्यों यहाँ पर 0 बन जाता है। बच्चे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1-1 यानी s का मान 0 हो जाएगा, तो s की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब n को इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी-1 इन्फिनिटी ही होता है, तो s का मान इन्फिनिटी, तो कुल मिलाकर s बराबर 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा समेशन। तो मैच करो, d/dx 1f1 ब्रैकेट वाली चीज़ लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, समेशन n बराबर 1 पे s को लिखना है 0, तो s को लिखना है 0, और n बराबर इन्फिनिटी पे s को लिखना है इन्फिनिटी, तो s को लिख दिया इन्फिनिटी। अच्छा, a के पैरों में n की जगह लिखना है बच्चे, n की जगह s+1, तो s+1, c के पैरों में भी s+1, n-1 को लिखना है s, तो x की s अपॉन फैक्टोरियल s। तो ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे, वैसे वो भी इजी था, इनकी जगह n+1 रिप्लेस कर दो, बात एक ही है, बस सारी चीज़ n में ही चलती होती, ठीक है ना, तो उससे कोई कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए बच्चे a के पैरों में s+1 की वैल्यू, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए a की n क्या होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं जानबूझ के a की s लिखता हूँ,
ए प्लस वन, ए प्लस टू, एन के लिए लिखवाया था तो ए प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ पर एस के लिए लिख रहे हैं तो एस माइनस वन। तो बच्चे एस है तो एस माइनस वन, यानी यहाँ पर जो भी चीज़ होती है यहाँ पर हम वो एक कम करके लिखते हैं। तो सोचो अगर ए के पैरों में एस प्लस वन होगा तो ये सब तो आएंगे, ए प्लस वन, ए प्लस टू। लास्ट वाले स्टेप में भी ए प्लस, इस पूरे स्टेप देखो ये स्टेप लिखकर उसमें माइनस वन, तो ये स्टेप लिखकर यानी एस प्लस वन लिखकर उसमें माइनस वन, तो वन से माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये लिख के दिखाया हुआ है नोट्स में, ए के पैरों में एस प्लस वन, क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने इसको बुला लिया, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस एस माइनस वन। तुम तो सीधा लास्ट स्टेप पे फोकस करो, ए प्लस एस प्लस वन और माइनस वन, तो कुल मिलाकर वन से वन कट गया, ये क्या बचेगा, ए प्लस एस। तो बचे एक तो ए के एस प्लस वन इज इक्वल टू, देखो ये वाला ए एज इट इज़, ध्यान से समझना, इतना इतना स्टेप तो लिख दिया, ये वन से वन कट गया, ए प्लस एस बचेगा। अब बचे यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्टेप को मैंने लिख दिया क्या, ए इंटू ए प्लस वन की एस। एक तो ये फॉर्मूला याद रख लो और ये प्रॉपर्टी अलग से याद रख लो, ऐसे मत कंफ्यूज हो इससे कैसे लिखा, इससे समझने में टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट देखो, मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, साइड में लिख देता हूँ, ए की पावर एम प्लस वन, क्या लिखवाया था, ए की वन, फिर ये वन इसके अंदर जोड़ देते हैं, ये बहुत बार यूज़ किया हमने, और ये सैम को अलग से लिख देते हैं। तो सोचो अगर एस प्लस वन है तो ए, अच्छा ए की वन तो ए ही होता है, नेक्स्ट स्टेप में लिख दो, और ए प्लस वन की एम। अब अगर एस है तो ए प्लस वन की एस, तो ए प्लस वन की एस। तो कुल मिलाकर ए की एस प्लस वन की वैल्यू आ गई ए प्लस वन की एस, तो लिख दो ए की एस प्लस वन को ए प्लस वन की एस, इसको बाहर कर दिया क्योंकि समेशन एस के ऊपर है। ऐसे सी की एस प्लस वन को क्या लिखोगे, सी की एस प्लस वन को लिखेंगे सी प्लस वन की एस, तो इसको लिख दिया सी प्लस वन की एस, बाकी चीज़ चली रही है। अब अच्छा समझो बात को, डी बाई डी एक्स वन एफ वन चली रहा है, ए बाई सी बाहर आ गया, और इतने इतने को क्या लिख सकते हैं, देखो अभी पढ़कर आए हैं, वन एफ वन का फॉर्मूला समेशन एन बराबर जीरो से इन्फिनिटी ए एन सी एन एक्स की एन फैक्टोरियल। तो अंदर अगर ए प्लस वन है, इधर ए प्लस वन है, अच्छा इसके ब्रैकेट में क्या लिखते थे, ए सी सेमिक्लोन एक्स। अब अगर इधर ए प्लस वन है तो इधर ए प्लस वन, इधर सी प्लस वन है तो इधर सी प्लस वन, तो बच्चे लिख दिया इतने इतने स्टेप को, वन एफ वन ए प्लस वन सेमिक्लोन सी प्लस वन, सेमिक्लोन लगाने का मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं आप, फिर सेमिक्लोन फिर एक्स, एस में हो एन लिखा हो एक ही बात है वो तो बच्चे ये चीज़ इतनी इसका फॉर्मूला होती है। अब सिमिट्री से लिख देंगे बस, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो एक बार ए आया एक बार सी आया, और बच्चे अंदर ए प्लस वन सी प्लस वन, तो जब दो बार करेंगे यानी डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो ए के पैरों में टू, सी के पैरों में टू, ए प्लस टू सी प्लस टू, तो ये चेंजेस होते जाएंगे। तो सीधा ही लिखना है आपको, अगेन डिफ्रेंशिएशन तो डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इसमें लिखेंगे ए टू। अब ए टू का मान होता है ए प्लस वन, मैंने सिखाया था आपको। तो ऐसे ही सी टू को लिखेंगे सी प्लस वन, फिर वन एफ वन, अच्छा इधर ए प्लस वन होता है तो यहाँ पर बढ़ जाएगा एक एक, ए प्लस टू सी प्लस टू, ऐसे ही करते करते। अब इसको देख लो, अगले स्टेप में लिख दिया ए टू, इसको सी टू, ये ए प्लस टू सी प्लस टू फिर एक्स, ऐसे ही एन बार करेंगे तो सीधा लिख दोगे ए एन, उधर इंडक्शन से किया था इसमें सीधा ही करना है, सी की एन और वन एफ वन ए प्लस एन सी प्लस एन कोमा एक्स, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चे ये हमने वन एफ वन का nth डेरिवेटिव निकाल कर दिखा दिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो दो ही रिलेशन रह गए बच्चे, जैसे हमने टू एफ वन का इंटीग्रल फॉर्मेशन पढ़ा था वैसे ही हम वन एफ वन का इंटीग्रल फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो पेपर में देख लेना भाई किसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का लिखा आता है या लिखा आता है फर्स्ट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का तो ये करोगे, सेकंड का लिखा आता है तो वो करोगे, क्लियरली टू एफ वन लिख देता है तो वो कर देना, वन एफ वन कहता है तो ये लिख देना, और सिर्फ कहता है इंटीग्रल फॉर्मेशन लिखो हाइपरज्योमेट्रिक की, और 7 नंबर में आता है तो अगर तुम्हें याद है तो दोनों लिख देना, क्योंकि दोनों की डेरिवेशन छोटी छोटी सी है, नहीं तो फिर वो वाला कर देना टू एफ वन वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे समझे फॉर्मूला, वन एफ वन बी क्लोन सी क्लोन एक्स, ये होती है सिंपल फॉर्म। इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन बिट्टा बी कोमा सी माइनस बी, उसमें भी यही था, जीरो से वन, टी की पावर दिस माइनस वन, वन माइनस टी की पावर दिस माइनस वन,
बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया बच्चे, उधर था 1 माइनस एक्स टी की माइनस है, इधर याद रखना ई की पावर एक्स टी इंटू डी टी। तो ये फ़र्क है 1f1 के फॉर्मूले में और 2f1 के फॉर्मूले में। तो ये प्रूव करके दिखा देते हैं। तो बच्चे LHS को बुला लिया, 1f1 BCx, इसका फॉर्मूला समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ऊपर एक ही वेरिएबल है तो b की n, नीचे एक वेरिएबल है c की n और x की n अपॉन n फैक्टोरियल। अब बच्चे इसके अंदर इस b की n को इस प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, गामा b प्लस एन अपॉन गामा b, तो इसको लिख दिया गामा b प्लस एन अपॉन गामा b। अच्छा c की n को भी इसी प्रॉपर्टी से गामा c प्लस एन अपॉन गामा c, तो इसका मान रखेंगे तो गामा c प्लस एन अपॉन गामा c, वो गामा c ऊपर चला गया, x की n अपॉन n फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन। उसमें भी मैंने c माइनस बी गामा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो बच्चे इस वाले में भी गामा c माइनस बी से मल्टीप्लाई और गामा c माइनस बी से डिवाइड। बाकी स्टेप सारे एज इट इज चल रहे हैं। देखो अब ये वाले को पहले लिख दिया, ये वाले को बाद में, ये याद रखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद देखें गामा बी प्लस एन, गामा सी माइनस बी और गामा सी प्लस एन, इसको तो इकट्ठा कर दिया, समेशन चल ही रहा है। अच्छा गामा सी अपॉन गामा बी, गामा सी माइनस बी और एक्स की एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया, और वो रीअरेंजमेंट करने से अब आपको क्लियरली बच्चे ये चीज़ दिखेगी ये, और ये चीज़ दिखेगी ये। बना के देखो, समेशन एज इट इज़, एक्स की एन अपॉन एन फैक्टोरियल एज इट इज़, इस पूरे को लिख दिया ये। तो लगा के देखो प्रॉपर्टी, बिट्टा एम कोमा एन, हाँ जी, गामा एम गामा एन अपॉन इन दोनों का सम और फिर गामा, जब इन दोनों का सम करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो सी प्लस एन, तो सी प्लस एन का गामा। तो बच्चे इसको जब सोल्व करते हैं तो यही बनता है, तो इसको आप लिख सकते हो बिट्टा बी प्लस एन कोमा सी माइनस बी। ऐसे इतने इतने को बच्चे, इतने इतने को लिख सकते हो नीचे अपोन में, क्योंकि ये अपोन में है, तो बिट्टा बी कोमा सी माइनस बी, मन ही मन इसको सोल्व करो, गामा बी गामा सी माइनस बी, और फिर इन दोनों का सम करके गामा लिखेंगे तो बी से बी कट जाएगा, तो गामा सी जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो इतने इतने स्टेप को लिख सकते हो बिट्टा बी कोमा सी माइनस बी, ये स्टेप चल ही रहा है बच्चे। अब बच्चे एन का ऊपर समेशन है तो ये तो समेशन से बाहर हो जाएगा, तो 1 अपॉन बिट्टा बी कोमा सी माइनस बी बाहर, समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एज इट इज़, बिट्टा बी प्लस एन कोमा सी माइनस बी एज इट इज़, एक्स की एन अपॉन एन फैक्टोरियल एज इट इज़। इनमें एन आ रहा है इसलिए समेशन के अंदर है, ये पूरी चीज़ एक है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है बच्चे, ठीक है ना, तो इसमें एन आने की वजह से इसको अंदर रखा है। अब बच्चे ये स्टेप तो एज इट इज़, समेशन एज इट इज़, इतने इतने की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, बिट्टा एम को मैन को क्या लिखते हैं, 0 से 1 इंटीग्रेशन टी की पावर दिस माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर दिस माइनस 1। अच्छा ये बाकी स्टेप एज इट इज़, एक्स की एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू डी टी। देखो ये स्टेप तो एज इट इज़ चल रहा है, और इतने इतने को लिख दिया 0 से 1 टी की पावर दिस माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर दिस माइनस 1 इंटू डी टी। ये होती है बिट्टा एम कोमा एन की प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूँ अगर नहीं याद तो, हालांकि बहुत बार लगा चुके हैं, अब तो याद ही होगी टी की पावर एम माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर एन माइनस 1 इंटू डी टी। जो वो स्टेप आता है ना 1 माइनस एक्स टी, वो तो 2f1 की वैल्यू निकाली थी हमने इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा ये तो अपने आप ही चल रहा है, ये तो एज इट इज़ पहले का रह रहा है, तो इसलिए वो पड़ा है हमारे पास। इसके लिए तो हमने सिर्फ ये लिखा है, इंटीग्रेशन लिखा है, ये लिखा है और डी टी लिखा है। अब थोड़ा और सही कर दो, ये स्टेप तो एज इट इज़ 0 से 1 इंटीग्रेशन टी की पावर, अच्छा देखो अब टी की पावर एन को इसके साथ भेज दूंगा, तो टी की पावर सिर्फ अभी कितनी बचेगी, बी माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस 1, और जो यहाँ पर टी की एन था वो इस एक्स की एन के साथ इकट्ठा कर दिया, तो एक्स टी की होल पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और समेशन भी दे दिया इसको इनटू डी टी। अब बचे ये स्टेप एज इट इज़, इतना इतना स्टेप एज इट इज़, और इतने इतने को लिख सकते हैं ई की पावर एक्स टी इंटू चल रहा है बच्चे डी टी। अब इसको ई की एक्स टी कैसे लिखा है वो थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे। ई की एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स की 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। अब सोचो अगर इधर एक्स टी की एन अपॉन एन फैक्टोरियल है तो इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स टी की स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और उसको लिखेंगे ई की पावर एक्स टी। तो इसलिए मैंने एक्स टी की एन अपॉन फैक्टोरियल एन को लिखा है ई की पावर एक्स टी, तो इतने इतने को लिख दिया बच्चे ई की पावर एक्स टी। तो ये हमारा आ गया है बच्चे 1f1 का इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चे हमने क्यूमर थ्योरम पढ़ी थी जो 2f1 के लिए पढ़ी थी, सिर्फ क्यूमर थ्योरम निकालता है तो आप 2f1 वाला कर देना, वैसे तो दोनों कर देना।
और अगर क्लियरली लिखा आता है क्यूमर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो आप यही करके आओगे, और सिर्फ लिखा आता है क्यूमर थ्योरम तो आप ये भी कर देना और वो भी कर देना, नहीं तो वो करके आना, ये वाली फिर भी भले ही छोड़ देना। पर पेपर में अगर क्यूमर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिखा आता है तो ये करना है। और ये हमारा आज लास्ट आर्टिकल है बच्चे, इसी के साथ ये वाला पेपर फोर्थ भी कंप्लीट। जो आगे आर्टिकल किया हुआ है वो नहीं करना आपको, सिर्फ आपको बस ये लास्ट आर्टिकल करना है बच्चे, छोटा सा ही है, फटाफट कर लो। तो क्यूमर फर्स्ट का मतलब होता है 1f1 फंक्शन के लिए। तो बच्चे 1f1, अब 1f1 है तो ऊपर एक वेरिएबल नीचे एक वेरिएबल x, और इसका आंसर लेकर आना है e की पावर x 1f1 c माइनस बी सेमिक्लोन c सेमिक्लोन माइनस x। तो देखते हैं कैसे लेकर आएंगे। हम तो सिर्फ इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को बुला लेंगे इसको करने के लिए। तो बच्चे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म 1f1 की, तो 1f1 b सेमिक्लोन c सेमिक्लोन x, इसका फॉर्मूला अभी अभी प्रूव किया है 1 बीटा b कोमा c माइनस बी 0 से 1 t की पावर दिस माइनस 1 1 माइनस टी की पावर दिस माइनस 1 e की पावर एक्स टी इंटू डी टी। तो मैंने 1f1 वाला फॉर्मूला बुला लिया। अब इसमें कुछ रिप्लेसमेंट्स कर देता हूँ बच्चे। मैं इस 1 माइनस टी को मान रहा हूँ u, तो बच्चे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस टी का हो गया माइनस का dt और u का हो गया du। फिर बच्चे लिमिट्स भी चेंज होंगी। ये लिमिट्स किसकी हैं? t की, पर मुझे तो u की चाहिए। तो t को 0 रखोगे तो u का मान आएगा 0, तो t को अगर आप 0 रखोगे तो u का मान आएगा 1, और t को 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, तो u का मान आ गया 0। तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो कर दो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे LHS तो सेम चल रहा है, 1 बीटा b कोमा c माइनस बी एज इट इज़ चल रहा है। अब रिप्लेसमेंट करो मेरे साथ। तो बच्चे 0 से 1 ना होकर लिमिट हो जाएगी 1 से 0। ये लिमिट किसकी बना दी मैंने? u की। t की जगह बच्चे t की जगह क्या रखोगे? t इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, u उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो t का मान आ गया 1 माइनस u, पावर चल रही है b माइनस 1। अच्छा 1 माइनस टी को हमने क्या नाम दिया है? u, तो u की पावर c माइनस बी माइनस 1 e की पावर x एज इट इज़, और t के बदले रख दिया 1 माइनस u, और बचे dt के बदले रख देंगे माइनस का du। अब वही माइनस जो है वो इस लिमिट को चेंज करवा देगा, तो माइनस खत्म हो जाएगा और लिमिट चेंज हो जाएगी। तो बच्चे देखना लिमिट कर दी मैंने नेक्स्ट स्टेप में 0 से 1, तो आप कह देना माइनस ख़त्म करके हमने लिमिट चेंज कर दी, लिमिट चेंज कर दी। तो माइनस खत्म हो गया और लिमिट हो गई 0 से 1। लिमिट तो u की ही है, बस लिमिट चेंज हो गई अब 0 से 1। अच्छा इंटीग्रेशन u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसमें देखो e की पावर को अलग अलग करें तो e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स यू। e की माइनस एक्स क्यू को तो अंदर रखेंगे, और जो e की पावर x है u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और e की x में तो u है ही नहीं इंटीग्रेशन से बाहर, तो इसलिए e की x को कर दिया बाहर। ये स्टेप चल ही रहा है, लिमिट 0 से 1 हो गई, माइनस खत्म हो गया। अच्छा u की c माइनस बी माइनस 1 को पहले लिख दिया, और 1 माइनस यू। अब इसमें क्या किया बच्चे? c जोड़ दिया, c घटा दिया, तो c माइनस बी माइनस 1। अब एक बार मैच कर लो, 1 माइनस यू एज इट इज़। बच्चे माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस सी और प्लस सी खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का b और माइनस का 1, क्योंकि ये वाला माइनस तो अलग से ही है, तो b माइनस 1, तो पावर b माइनस 1 ही बच रही है। बस इसमें c को जोड़ दिया और c को घटा दिया, और जब c को घटाया तो उसको माइनस के साथ ब्रैकेट में लिख दिया c माइनस बी। सेम ही स्टेप बन रहे हैं आफ्टर सोल्व। अच्छा e की पावर x तो बाहर आ चुका है, और e की पावर माइनस का एक्स यू बन गया इंटू डी यू, माइनस खत्म हो चुका है लिमिट को चेंज करने में। फिर आपको मैंने पढ़ाया हुआ है बिटा m कोमा n बराबर होता है बिटा n कोमा m के। तो बच्चे इसको पलट दो, b कोमा c माइनस बी को लिख दो c माइनस बी कोमा बी। 0 से 1 चली रहा है, u की पावर c माइनस बी माइनस 1 चली रहा है, 1 माइनस यू की पावर, इसमें c से c हटा दो, चाहिए पहले अब लिखा था पहले हटा दिया, कोई जरूरत ही नहीं थी बच्चे करने की, यूँ ही कन्फ्यूज़ किया इस स्टेप ने, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस स्टेप के में ये वाला काम करना ही मत, ठीक है। 1 माइनस यू की पावर b माइनस 1 नहीं लिखना, e की पावर माइनस एक्स यू इंटू डी यू। अब स्टेप को ध्यान से देखना बच्चे, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1f1 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था? t की पावर कुछ माइनस 1, ऐसे याद रखो 0 से 1, t की पावर कुछ माइनस 1, वो कुछ यहाँ से आता था, 1 माइनस टी की पावर ये वाला कुछ माइनस 1, e की पावर माइनस एक्स टी, आज सारा काम u में चल रहा है तो e की पावर माइनस एक्स यू इंटू डी टी हुआ करता था, आज डी यू है। तो बच्चे इतना फॉर्मूला, पूरा का पूरा फॉर्मूला है 1f1, बस वैल्यू चेंज है, c माइनस बी आ रहा है तो यहाँ पर
ए ना लिखकर हम लिखेंगे सी माइनस बी। फिर इन दोनों का जो सम होता है वो यहाँ लिखते हैं, तो इन दोनों का सम करेंगे तो बी से बी कट जाएगा तो सी। और बचे उधर था फॉर्मूला ई की एक्स टी, इधर है ई की माइनस एक्स यू, तो माइनस एक्स आएगा। तो बचे इतने इतने स्टेप को आप इंटीग्रल 1f1 की प्रॉपर्टी से लिख सकते हो। 1f1 सी माइनस बी सेमीकोलन, इन दोनों का सम कर दो तो वो सी, और बचे यहाँ पर माइनस एक्स है तो फिर माइनस एक्स। मैं एक बार आपको 1f1 का फॉर्मूला दिखाता हूँ जो आपने आज निकाला है इंटीग्रेशन फॉर्म में। ये देखो प्लस होता था यहाँ पे, तो इधर प्लस का एक्स आता था, अब माइनस एक्स है तो माइनस एक्स आ गया, यहीं से समझो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इधर जो होता था वो पहले, अब मेरे पास नीचे चल रहा है सी माइनस बी, तो यहाँ पर मैंने लिखा सी माइनस बी। फिर इन दोनों का सम कर दो तो बी से बी कट जाएगा तो सी यहाँ पर आएगा, उधर भी मैंने दोनों का सम किया तो वो लिख दिया। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप अब समझ में आ गया होगा। तो इसको लिख देना 1f1 सी माइनस बी सी और माइनस एक्स, यही लेकर आना था बच्चे। दैट इज़ द क्यूमर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अगर क्यूमर के लिए पूछी जाती है तो आप ये लिखोगे, और सिर्फ क्यूमर थ्योरम आती है तो चाहे दोनों लिख देना, नहीं तो वो लिख कर आओगे ही आओगे। तो यहाँ तक करना है बच्चे आपको। ओके, थैंक यू क्लास। और ये वाला थोड़ा सा एक देख जाना बच्चे, फ्लुएंस रिलेशन, बस ये फॉर्मूले याद कर जाना। एफ ए प्लस वन को लिख सकते हो, देखो ए के ऊपर प्लस है, इसका मतलब ए वेरिएबल में प्लस वन करना है, तो 2f1 ए प्लस, क्योंकि एफ को मैंने बोला था 2f1 भी बोलते हैं, तो एफ यानी 2f1 ए प्लस का मतलब बस ए प्लस वन, और ऊपर दो वेरिएबल रखने हैं तो कोमा बी, फिर सेमीकोलन लगा दोगे और नीचे ए की वेरिएबल रखना है सी कोमा एक्स। ऐसे एफ ए माइनस का मतलब 2f1 प्लस की जगह यहाँ पर माइनस, फिर एक दो वेरिएबल ऊपर रखने हैं तो एक तो ये हो गया और एक बी हो गया, और नीचे रखेंगे सी और सेमीकोलन एक्स। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मेशन, इन्हें फ्लुएंस रिलेशन बोलते हैं। बस सेक्शन ए में पूछ सकता है इसलिए बता दिया। ओके, थैंक यू क्लास।